हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया भर में कई बड़ी खबरें हैं इस वक्त। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है वो दुनिया के कई मुल्क रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग के सिलसिले में कुछ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। G7 मुल्कों ने, जिनमें अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली शामिल हैं और उनके साथ EU भी शामिल है। उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने कुछ और सैंक्शन लगाने की बात की है। उधर जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पुतिन को टेररिस्ट कहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मेंबरशिप खत्म करने की मांग की है। एक दूसरी खबर जो इस वक्त है वो ईरान न्यूक्लियर बातचीत, जो वियना में मार्च में रुकी हुई है, मार्च से, वो अब कतर में, दोहा, कतर की राजधानी, वहां शुरू हुई है। और इसमें बहुत से लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार कामयाबी मिल जाए। आज हम इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत नजदीकी से देखते चले आ रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये G7 लीडर्स की तरफ से जो एक सख्त रवैया इख्तियार किया गया है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन के खिलाफ दुनिया के ज्यादा मुल्क इकट्ठे होते जा रहे हैं? क्या इसका कोई असर रूस पर, पुतिन पर पड़ेगा? क्या कुछ है? इल्जाम ये है कि उन्होंने एक शहर है, उसके शॉपिंग मॉल पर, क्रेमेंचुक एक शहर है यूक्रेन हाँ, का, उसके शॉपिंग मॉल पर हमला किया। उसके बाद थोड़ी शिद्दत आई है। आपको इस सब में क्या कुछ नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, चाहे G7 हो, G20 हो, नेटो हो या यूरोपियन यूनियन का सेशन हो, अभी तक 4 महीने हुए इस जंग को। ये अभी तक क्लूलेस है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से इस वार को खत्म किया जाए। हाँ, ये हो रहा है कि पिछले 4 महीनों के दौरान बराबर एक के बाद एक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक का आज फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस लगाया गया है, लेकिन इसका भी हमने देखा कोई असर जो है रशिया पर नहीं पड़ रहा है। और दूसरी बात, इस मीटिंग से एक और चीज ये, एक तरफ ये रशिया पर कोशिश कर रहे हैं, सैंक्शंस से उसको स्क्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये दूसरा महाज भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को ये रोकने के लिए उन्होंने $850 बिलियन का एक प्रोग्राम भी रखा है। बजाय इस वक्त ये सबसे ज्यादा इस वार को खत्म करने के लिए कोई इवॉल्व सिचुएशन, कोई फॉर्मूला इवॉल्व कर सकते, लेकिन जैसे ये डिसीजंस ले रहे हैं, इससे यही लगता है वार बढ़ता ही जा रहा है, प्रोटेक्टेड हो रहा है। क्योंकि इसमें भी इन्होंने कहा कि न सिर्फ प्लेन्स दिए जाएंगे, एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे, और भी हेवी आर्टिलरी के अलावा सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया जाएगा। क्या ये इस वार का सलूशन है? अभी तक नहीं हमने देखा। जिस दिन ये समिट शुरू हुआ उसी दिन रशिया ने मिसाइल अटैक्स किए, एक वार्निंग तौर पर दिया है इनको कि इससे वार खत्म नहीं है। हाँ, कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगे, डिस्ट्रक्शन मोर हो जाएगी, और वार जो जिसमें कोई कभी ये उम्मीद नजर आ रही थी कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, उसके दरवाजे, टॉक्स या डायलॉग के दरवाजे खत्म होते जा रहे हैं इस वार को खत्म करने के लिए। और ये भी है, आप देखिए, इस वार का सबसे बड़ा जो असर जो नेबरिंग कंट्रीज है, पोलैंड, रोमानिया या दूसरे कंट्रीज है, इनमें अब तक 1 करोड़ के करीब रिफ्यूजीज जो है वो इस कंट्रीज में, ये पोलैंड में वर्स्ट है। कंट्री छोटी है, 45 लाख के करीब उनके पास ये जो है यूक्रेनियन पीपल। अब
कैजुअलिटीज भी हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। जो पहले जो जुनून था, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, वो नहीं रहा है। लेकिन बजाय आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई करने के क्या कोई ठोस फार्मूला, क्या रशिया के साथ कोई एक अप्रोच करने की कोशिश की गई वाया थर्ड पार्टी, इफ नॉट डायरेक्टली, टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? और इसके साथ साथ यही नहीं है कि G7 की कंट्रीज हो सकता है इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली दे आर साउंड, लेकिन इस वार की जो कीमत डेवलपिंग कंट्रीज को पे करनी पड़ती है वो अनप्रेसिडेंट। तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई, गुंदम और ये दूसरे जो एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतें इतनी बढ़ गई कि वो बियर ही नहीं कर सकते। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं। अब ये है कि इन्होंने कहा कि हम उस पर एम्बार्गो, किसी किस्म का जो रशिया के साथ तेल क्रूड ऑयल लेते हैं उस पर एक राशनिंग कुछ किया है फिर। लेकिन ये चीजें मसले का हल तो नहीं है। और दूसरी तरफ रशिया को इश्तियाल देते हैं, उसको इंस्टिगेट करते हैं, दूसरे मुल्कों को भी इसका नेटो का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक ये अटेम्प्ट होती है कि आग को बुझाने के बजाय उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे मसला हल होगा? मसले में कुछ अंदाजा ही नहीं है। एग्जॉस्ट हो रहा है, और जो तबाही यूक्रेन को हो रही है वो सिर्फ यूक्रेन को ही ज्यादा है। शेख साहब, जो जिस तरह से आपने बताया कि कोई जंग को रोकने में कोई मददगार कोई काम नहीं हो रहा, अभी ज़ेलेंस्की का जो बयान है उसमें ये तो एक नेचुरल सी बात है, वो कह सकते हैं पुतिन टेररिस्ट हैं, चूंकि सामने की जंग है। लेकिन वो साथ-साथ ये कह रहे हैं कि अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये यूरोप और एशिया तक फैल सकती है जंग। तो ये क्या इन मुल्कों की सपोर्ट अपनी तरफ हासिल करने की एक कोशिश है? और दूसरी तरफ तुर्की ने भी 2 मुल्कों को नेटो में शामिल करने की के लिए नजम कबूल कर लिया है। जी हाँ, उसमें फ़िनलैंड और स्वीडन है। तो ये और सूरत हाल बिगड़ने के कोई नहीं लगता क्या? ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको आप किस तरह से देखते देखिए, सब ज़ेलेंस्की का जो मसला है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है, क्योंकि उसकी कंट्री जद में है, जंग के जद में है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वार के जो रेमिफिकेशंस है, इम्पैक्ट है, वो सारी दुनिया पर है। चूंकि ऑयल और फूड आइटम्स की जो इंक्रीज हुआ उनके प्राइसेस पर, सारी कंट्रीज उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है कि चाहे खुद थर्ड कंट्री के जरिए, अभी तक क्लियर है कि हैं? 4 साल 4 महीने के बाद भी अभी भी रशिया को अभी भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है जो उसके साथ बिगाड़ नहीं चाहते, हुँ, ओपनली इसके खिलाफ नहीं आ रहे हैं। अब इनका ये जो बयान है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को उसको टेररिस्ट है, आई थिंक ये सिर्फ उसका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसकी कोई जो है इट विल नॉट गेट अप्रूव्ड इन यूनाइटेड नेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं कि सिर्फ आर्म्स एम्यूनिशन को सप्लाई करने से वार तो खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगा। हुँ, ना कोई फार्मूला रशिया को दिया जा रहा है। चलिए, हम फिलहाल जो आपने कहा फिनलैंड या दूसरे कंट्रीज को नेटो उनका मेंबर नहीं बनाएंगे, इस पर भी जो है यूक्रेन के मेंबरशिप पर भी हम बाद में करेंगे। पहले इनको एबेयंस में रखेंगे, पहले कोई वर्कआउट सोल्यूशन करेंगे जिससे इमीडिएटली सीज फायर हो जाएगा, जो एक राहत मिलेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जो राहत मिलेगी। इस वक्त यूरोप भी खत्म हो रहा है। अभी हुँ, कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब विंटर आ जाएगा, जब यूरोप में फ्यूल और गैस की डिमांड बढ़ जाएगी और कई कंट्रीज में -20 तक टेम्परेचर जाता है, उस वक्त ये लोग क्या करें? हुँ, ये कंट्रीज क्या करें? उसके लिए बस सिर्फ यही किया जाता है, या सैंक्शन दिया या मोर आर्म्स एम्यूनिशन दिया जाता है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जो
इनको ये जो नेटो ने अब डिसाइड किया, जो हालांकि ट्रंप के ज़माने में ट्रंप ने कोशिश की थी कि नेटो को ख़त्म करने की ही कोशिश की, और उसने उस वक़्त कहा हम क्यों इसका बोझ बर्दाश्त करेंगे। अब ये है कि नेटो एक तरीके से रिवाइव हो गया। एक ये जो मिलिट्री अलायंस है ये रिवाइव हो गए, और उसको अब ये भी अप्रूवल आ गया है कि जो इसके पास 30-40,000 के करीब सोल्जर्स है, इनको बढ़ा के तकरीबन 3 लाख तक किया जाएगा। अच्छा, ये बर्डन भी उनको उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये हकीकत है कि कहीं न कहीं वीकनेसेस रशियन फोर्सेस में नज़र आए कि वो प्लान तरीके से इस जंग को नहीं ले, लेकिन 4 महीने तक सस्टेन करना, और उसके लिए भी, और उसको अलावा हर एक जगह उस पर काबिज़ रहना, सैंक्शंस को फेस करना, या दूसरी चीज़, वो इसके लिए एक कामयाबी भी रही है। उसको ये पता चला कि मैं का सैंक्शंस का इतना ज़ोर नहीं रहा। अभी आपको क्या लगता है कि आप शुरू से एक बात बहुत ही असर्टिव तरीके से कहते रहे हैं कि ये जंग पुतिन ने ही शुरू की है और पुतिन ही खत्म करेंगे। लेकिन ऐसे हालात में जबकि G7 और दूसरे ग्रुप्स जो रूस के खिलाफ दिन ब दिन और इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, क्या पुतिन अब भी उतने ही कंट्रोल में हैं? क्या अब भी उन्हीं का इख्तियार है इसको जंग बंद करने का? देखिए, हमने ये देखा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक रेड लाइन खींची है कि वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेंगे। उनका डायरेक्टली इंटरवेंशन, उनको लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की जंग छिड़ जाएगी। इसलिए वो सिर्फ़ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, फाइनेंशियल सपोर्ट या दूसरी चीज़ें हैं, इनको फ़राहम कर रही है। ये वीकनेस उसको पता है। नहीं है कि पुतिन को इस चीज़ का पता है कि और उसने बार-बार वार्न किया, अगर किसी भी कंट्री ने इसमें डायरेक्टली इंटरवीन किया तो वो हेजिटेट नहीं करेगा इवन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। ये इस विद इन दिस सर्कल, विद इन दीज पैरामीटर्स, इनके पास कोई और पॉलिसी नहीं है हाउ टू काउंटर रशियन एग्रेशन। कोई पॉलिसी ही नहीं रही। बस देते रहो, जितना ये देते रहे इतना जो है खिंच जाएगा वार। और अ, वो जो है वो कहते हैं व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट ग्रास गेट्स ट्रैम्पल्ड। हुँ। और इसमें क्या है, उसको क्या, वो 4 महीने इसने लड़ा है और 8 महीने लड़ेगा। उसको कोई बड़ी ताकत तो रही है, इट वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री पावर्स इन द वर्ल्ड, और अभी भी है। मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी है कि ही कैन सस्टेन इट फॉर अनदर 6 मंथ्स। हुँ, हुँ। और दूसरी बात, उसके ये नहीं कि कहीं न कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑयल प्राइसेज़ 120 तक पहुँची थी, जो अब थोड़ा बहुत कम हो गया है। अब वो जो मकसद है प्रेज़िडेंट बाइडेन का सऊदी अरब का विज़िट जो है, या उन वहाँ जीसीसी की मीटिंग भी जो हो रही है, इसका मकसद है अरब कंट्रीज़ को इस पर आमादा करे कि ऑयल प्रोडक्शन जो है इसको इंक्रीज किए, ताकि जो वर्ल्ड में वोलेटिलिटी है क्रूड ऑयल प्राइसेस की, इसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज। अब देखिए, हमने देखा 30-40 साल से ईरानियन सैंक्शंस है, हालांकि कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा है, लेकिन वो जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी, जो उनकी अपनी पॉलिसी, वो सस्टेन करते हैं। उसमें सैंक्शंस और नो सैंक्शन अपने तरीके से, जो उनके जो हालांकि उन पर ऐसी सैंक्शंस है जो रशिया पर भी नहीं। रशिया ने फिर भी अभी इन 4 महीनों के दौरान तकरीबन $95 बिलियन का जो क्रूड ऑयल है, वो चाइना, इंडिया या दूसरे कंट्रीज को सप्लाई किया। उन पर ये भी पाबंदी थी कि जो जिस बैंक के जरिए पैसा दिया जाएगा उस पर भी ब्लैक लिस्ट किया गया था। वो भी विदस्टैंड करे, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हुए, लेकिन सैंक्शंस इज नॉट द सॉल्यूशन। सैंक्शंस के बियॉन्ड दैट, आप देखिए इसी न्यूक्लियर इशू की आप बात कर रहे हैं, ईरानियन न्यूक्लियर इशू की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक
महादा हुआ, जिसके जरिए ये मैं सर शेख साहब मैं उस पे अभी आऊंगा। एक बात और पूछता चलूं कि मोदी जी को G7 समिट के मौके पर बुलाया गया, इसके भारत के लिए क्या मीनिंग है ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन जंग चल रही है? देखिए, इस समिट में इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज को भी बुलाए। इसमें इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड बहुत सारी कंट्रीज। ये डेफिनेटली एक इकोनॉमिक पावर है इंडिया, जिसका वो रिकॉग्नाइज करते हैं, और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया के जो रिलेशन है ओवर द ईयर्स वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं। लेकिन इसमें भी इन्होंने सेशन किए थे जो मेनली रिगार्डिंग नाटो एंड अदर थिंग्स, या यूक्रेनियन वार पर। वो सेशन में सिर्फ 7 कंट्रीज प्लस नाटो का ही जो है उसमें बुलाया। क्लाइमेटिक चेंज या वर्ल्ड को एनर्जी क्राइसिस है वो दूसरे सेशन में जहां पर ये आए। लेकिन ये है कि इंडिविजुअल तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबों के साथ बात की, चाहे वो कैनेडियन प्रेसिडेंट हो, जापानीज हो, इसके अलावा वो साउथ अफ्रीका इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को भी वहां मिला, बाइडेन के साथ भी बात की। वो एक दिखाता है कि इंडिया का एक वो जो है अच्छी खासी इनके साथ यानी कि रिलेशन है, खासकर इकोनॉमिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से जो है कंट्रीज इसको बुलाया भी गया, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको मद्देनजर रखा गया है और बुलाया गया। बेसिकली उनको पता है कि इंडिया का एक स्टैंड रहा है इसमें। अगर आप देखेंगे आज के अखबारों में ये भी न्यूज आई है, जो चाइना को इन्फ्लुएंस रोकने के लिए जो $850 बिलियन का फंड्स उन्होंने एयरमार्क किया, उस पर भी इंडिया ने बड़े मुहतात तरीके से उन्होंने अपना अप्रोच रखा है, ताकि वो भी नहीं चाहते हैं जो उनके साथ जो इश्यूज है चाइना के साथ वो फर्दर एग्रीवेट करे, और वो इन इश्यूज को बेसिकली बायलैटरली हैंडल करना चाहता है। हालांकि कहीं ना कहीं लार्जर जो साउथ ईस्ट चाइना सी है, या उसमें कार्ड में जो अमेरिका, इंडिया, जापान और दूसरे कंट्रीज रोल कर रहे हैं, वहां पर जो डिफरेंट रोल है, लेकिन जो खासकर बॉर्डर इश्यूज है इसके साथ वो खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये अहम चीज है कि कंट्री के हेड को बुलाना, जो इकोनॉमिक के लिए अभी भी बहुत बड़ी पावर है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसको बुलाना वो एक अहम स्टेप है। जी जी शेख साहब, अब वियना से जो शिफ्ट हुई है बातचीत ईरान न्यूक्लियर डील के सिलसिले में, बीच में मार्च के और अब के बीच में कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें ऐसा लगता रहा कि वेस्ट के और ईरान के बीच में टकराव बढ़ रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले अमेरिका और 3 यूरोपीय मुल्कों ने एक रेजोल्यूशन पास कराया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जिसमें ईरान पर यह इल्जाम था कि वो IAEA के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसके बाद ईरान ने भी कुछ कैमरे बंद किए अपने यहाँ के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से, ये कहते हुए कि ये एग्रीमेंट से बाहर के कैमरे थे, एग्रीमेंट के अंदर नहीं थे। तो उसके फौरन बाद ऐसा लगा कि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न मुल्कों को जल्दी से बात शुरू करने के लिए कोई रास्ता बनाए, इसीलिए EU के नुमाइंदे तेहरान आए और उसके बाद ये कतर की बातचीत शुरू हुई। अब कतर की बातचीत से आपको क्या तवक्को है, क्योंकि इजराइल बार बार अमेरिका को रोकता हुआ चला आ रहा है कि यह एग्रीमेंट ना हो तो बेहतर। देखिए, अगर आपने देखा पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त भी इसराइल या कुछ अरब कंट्रीज है इसकी मुखालफत कर रही। डिस्पाइट दैट ये जो 5+1 का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स को जर्मनी शामिल था, उस उन्होंने इग्नोर किया था उनके जो ऑब्जेक्शन थे, जो उन्होंने कंसर्न किया था। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट इनके साथ किया था। उसके मुताबिक ये भी पाया गया था कि ग्रेजुअली जितना ये आगे बढ़ेगा उन पर सैंक्शन भी उठाए जाएंगे। अब जब ये स्मूथली जा रहा था, कुछ माइनर सैंक्शन भी उठाए गए थे, तो ट्रंप ने ऑल ऑफ अ सडन इस पर एग्रीमेंट को जो है, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है, एग्रीमेंट गवर्नमेंट्स के साथ नहीं होता है, कंट्री के साथ होता है।
वो नहीं, चाहे गवर्नमेंट रिजीम चेंज हो, उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका कोई असर नहीं। लेकिन उसने यूनिलैटरली 5 और कंट्रीज को इग्नोर करके उनको उनको इसके बारे में, वो भी उस वक्त नाराज हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये एग्रीमेंट मैं मानता ही नहीं हूं, तो इसको खत्म किया। और ओवर एंड अबाउट दैट उसने ईरान पर फर्दर उसने जो लिया। हालांकि उस वक्त जो दूसरे 5 कंट्रीज वो बड़े दुख में रहे, और वो कोशिश कर रहे थे तो हाउ टू कीप दिस एग्रीमेंट इंटैक्ट। उसकी एक कोशिश भी की, उसमें फ्रांस ने कोशिश की, जर्मनी ये कोशिश कर रहे थे इसको अमेरिका का विड्रॉ होने से इस पर नहीं असर पड़े। लेकिन जब उन्होंने, ट्रंप ने बैंक्स पर भी लगाया कि ट्रांजैक्शन के साथ मत कीजिए, तो वर्चुअली ये डिफंक्ट हो गए। अब जब ये बाइडेन जी आए तो सबसे पहले इन्होंने 2-4 चीजें की। उन्होंने ये भी कहा था इस एग्रीमेंट को हम रिवाइव करेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, अगर एग्रीमेंट के कुछ फीचर्स थे, सेलिएंट फीचर्स थे, इन पर हमने दस्तखत किया, फिर आप नए इसमें लगा रहे हैं, नई कंडीशंस लगा रहे हैं। कंडीशन ये तो इमीडिएटली होना चाहे था रेस्टोर। अब 3 साल हो गए, 2.5 साल से ज्यादा अरसा हुआ, उसमें नई पेचीदगियां पैदा की, नई जे आपने वो किया वो किया। उसमें इस दौरान इजराइल और दूसरे कंट्रीज ने मजीद दबाव डाला, लेकिन वो भी किसी हद तक इग्नोर किया गया। और कुछ उन्होंने कहा नई कंडीशन से अप्लाई किए, कुछ इसमें से उन्होंने मान भी लिया जो उनको लग रहा था जिसमें कोई ऑब्जेक्शन। जब हर चीज पर नया, तो एक पॉइंट आया जब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर। अब चूंकि अमेरिका और यूरोप कितनी चीजों, हर एक तरफ से हर एक के साथ लड़ाई, और जेन्युइन ये था, एक कमिटमेंट थी। तो कुछ शायद एक तरफ जो हम देखते हैं सऊदी और ईरान की जो है रिलेशंस, शायद डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी लगता है कि आइंदा कुछ हफ्तों के दौरान रेस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि इराक के प्राइम मिनिस्टर के विजिट, जब वो पहले क्राउन प्रिंस से वहां मिला और डायरेक्टली वो ईरान गया, और आज शायद ईरानियन प्रेसिडेंट रशिया भी जा रहा है। तो ये, और कतर वैसे इन द पास्ट जो हम देखा, हमेशा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात उसने मेंटेन किए। और अब यही है कि इसका कोई वाया मीडिया निकलना चाहिए, इसको कोलैप्स होने से रोकिए। अब ये, इस चीज को मद्देनजर रखकर यही डिसाइड किया गया कि दोहा में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो जाए, जिसके बारे में कतर ने बड़ा होपफुल लगता है कल। और मुझे भी उम्मीद लग रही है कोई ना कोई जो इसमें डेडलॉक आया था उससे, जो खासकर अमेरिका जो है उसको भी खत्म करने की किसी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि हर तरफ आप कंसंट्रेशन में रहोगे। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ रशिया, तीसरी तरफ ईरान, और कुछ और भी कंट्रीज में वहां तो आपके साउथ अमेरिका के साइड है। ये दुनिया के पीस के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको डील करना पड़ेगा, और जो कमिटमेंट है, अगर बड़े कंट्रीज ही जो अपने आप को सुपर पावर समझते, परमानेंट मेंबर, अगर वही कमिटमेंट को तोड़ देंगे तो दूसरे छोटे कंट्रीज का क्या है इसमें, को उनको क्यों पनिश किया जाएगा। ये चीजें बहुत अहम है। इसके लिए अमेरिका की जो रेपुटेशन है वो दाव पर लगी है। उनको ये दिखाना है कि अगर हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट की है, इसको पूरा करने की जरूरत है, ना कि इसमें फर्दर वाइड और डिवीजन करने की जरूरत है। ये अहम है इंटरनेशनल अफेयर्स को चलाने के लिए। आप देखिए इस वक्त जो है रशिया के साथ जो चल रहा है, बहुत जो इनके सपोर्टर्स एलाइज रहे हैं इन द पास्ट, वो भी इस वक्त हेजिटेंट है ओपनली इनका साथ देने के। वो नहीं, इस वजह से उनको भी वो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई,
वो भी शायद ये समझते हैं कि जब वक्त उनको जरूरत का वक्त होता है, ये ओपनली उस वक्त उनको साथ नहीं है, या कोई ना कोई और बहाना करते हैं। ये चीजें अहम है, इसको फाइंड आउट। अगर 6 कंट्रीज ने सोल्यूशन ढूंढा था, तो इसमें क्यों कोताही है? क्यों देरी हुई इसको इम्प्लीमेंट करने की? कौन सी वजह है कि अगर आप एक कंट्री को खुश करने के लिए इस पर फर्दर इसको डिले करोगे, क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अच्छा है, विदाउट एनी रीजन, जो खुद एक नॉन डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है? अच्छा शेख साहब, ये एक बहुत ही दिलचस्प मौका है जब ये कतर में बात शुरू हो रही है। जो बाइडन मिडिल ईस्ट के दौरे पर आने वाले हैं और उसमें एक एजेंडे पर एक बात बार बार कही जा रही है कि इजराइल और अरब मुल्कों का एक जॉइंट डिफेंस सिस्टम ईरान को काउंटर करने के लिए बनने की तैयारी है। तो ऐसे वक्त में क्या अमेरिका की दोहा में अपने नुमाइंदा भेज करके बात कराने में और ईरान को काउंटर करने के लिए इस किस्म का जॉइंट डिफेंस सिस्टम करने में कोई कंसिस्टेंसी लगती है आपको कि ये बात दोनों कोई एक तरफ जा रही है? देखिए, वो कहते हैं चट भी मेरा पट भी मेरा, वो ऐसा चलाते हैं। एक तरफ वो देंगे कोई कंसेशन, दूसरी तरफ वो उसको स्क्वीज करने की भी कोशिश किया। इनफॉर्मली और फॉर्मली वहां पर एक जॉइंट डिफेंस सिस्टम बन गया, अगर आपने देखा, जिसमें यूएई आ गया है, इसराइल आ गया है, अमेरिका आ गया है, और इसके साथ जो छोटी कंट्रीज है, बहरीन बहरीन, वो तो ऑलरेडी इसमें है। ये तो एक फॉर्मेलिटी होगी अगर ऐसा कुछ बनेगा। और यूजुअली अगर आप देखें, मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट चल है यूएस को, जो उनको डिफेंड करने के इसकी कमिटमेंट है उसमें। अब होगा न, आपने देखा जब कुवैत का वार हो गया, उस वक्त कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन सारे जो कोलेशन यूएस के और उसके कोलेशन पार्टनर जो आए, वो क्या उनके इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे या कुछ और, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे इसमें, वो आए और उन्होंने उनको वापस धकेल दिया और यहाँ तक फिर उसको टॉपल ही किया। लेकिन ये है, ये उनके कुछ चीज सेलिएंट फीचर्स होते हैं जिनको जरूरत कहने की भी जरूरत। मसलन आपने 67 वार में देखे या 73 वार में, उन्होंने जब एक वक्त जो अरब फोर्सेस थे वो करीब पहुंचे थे, उन्होंने कैप्चर भी किया, बहुत लिए, अल्टीमेटली वही आए और उन्होंने नहीं उनको वापस धकेला, और यहाँ तक वो उनकी यानी कि तबाही भी की, उन कंट्रीज की तबाही की, जिसमें आपके हम इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है। वरना वो उसी वक्त इसराइल का तकरीबन ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जा भी जाता। लेकिन वो था, वो एक कमिटमेंट रहती है उनको, है ये स्ट्रांग अलाई उनको है। वो अरबों को भी ये बार बार कहते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज। तो अब ये बात साफ तकरीबन हो गई है कि सिर्फ ये अमेरिका और अरब मुल्कों का इत्तेहाद नहीं, बल्कि इजराइल उसमें शामिल बाकायदा फॉर्मल इस तरह से हो गया है। वो है, कुछ कंट्रीज के साथ अब डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, शायद यूएई के साथ हो रहे हैं, दूसरे कंट्रीज को वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेजुअली ये एक्सपैंड हो जाए। कुछ कंट्रीज इसमें लगते हैं रिलक्टेंट, शायद इसमें अभी तक जो है कुवैत का कुछ रिलक्टेंस लग रहा है, कतर भी कुछ वो बैलेंस्ड है, उसने वो हमस या वेस्ट बैंक के फलस्तीनियन अथॉरिटी या ईरान के साथ एक उसके नॉर्मल रिलेशन उसको बरकरार रखना, बट एट द सेम टाइम वो एक रखते हैं, कांटेक्ट लेवल है उनको इसराइल के साथ, ये है। लेकिन ओवरऑल सारी जो कंट्रीज है वही उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन टच एंड कांटेक्ट विद देम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख मंजूर साहब। आपसे बात करने में बहुत सी चीज़ें गहराई से मालूम होती हैं और आपने यूक्रेन जंग के सिलसिले में जो कुछ दुनिया की तरफ से हो रहा है उसमें आपने बताया कि जंग ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं बन रहा अभी, कोई इसको प्लान बढ़ा। ही नहीं है, नो हाँ हाँ, फॉर्मूला, नो प्लान टू एंड द वॉर। जी 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 जी। जो कुछ हो रहा है वो जंग को और बढ़ाने के लिए कर, कि ये जी। प्रोलॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है, जंग खत्म करने के लिए देयर इज नो प्लान।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने ईरान न्यूक्लियर डील के सिलसिले में जो कतर में बात शुरू हुई है, उसके बारे में भी तफ़सील से बताया और ये भी बताया कि अक्सर अरब मुल्कों के इज़राइल से कॉन्टैक्ट्स हैं। फ़ॉर्मल ऐलान का वक़्त शायद अभी बाकी रह गया है। अभी जो बाइडेन के सफ़र में हो सकता है कि वो फ़ॉर्मल ऐलान हो जाए कुछ और चीज़ों का, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि अरब मुल्क, बहुत से अरब मुल्क इज़राइल के कॉन्टैक्ट में हैं अमेरिका के ज़रिए से। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ थैंक मुझे यू। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।